दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है कशफुल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंडियन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के बारे में कि आने वाले टाइम में क्या ये इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रो हो सकता है कि नहीं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो या दो तरीका, या तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग तरीके के थ्रू इन्वेस्ट करो या फिर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट करो। राइट, सो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट और वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता क्या है। सो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं, वो स्टॉक्स के अंदर में, वो बिजनेस के अंदर आप निवेश करना चाहते हैं जिसका डिमांड अभी के टाइम नहीं है, बट आपको लगता है उसका डिमांड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ग्रो हो सकता है। वहीं पे वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक की बात करें, वो जैसे कि आपका एफएमसीजी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर्स हो गया, उसमें भी कुछ नीश अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर हो गया, जो फिलहाल आपको लगता है कि मेच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुका है। और जैसे कि ग्रोथ स्टॉक की अगर हम बात करें या ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात करें, जिसकी इंडस्ट्री आप आइडेंटिफाई करते हो, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री हो गया, आपका रेन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री हो गया, आपका म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गया, आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो अभी के टाइम पे ग्रोथ नहीं है, पर आने वाले 5 साल में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है ड्यू टू गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया, पॉलिसीज हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। बहुत सारे रीजंस की वजह से वो इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकती है और अभी के टाइम पे अंडर पेनिट्रेटेड है। सो लॉन्ग टर्म में अगर वो इंडस्ट्री ग्रो होता है तो डेफिनेटली ये चांसेस है कि जो स्टॉक्स के अंदर अगर आप मार्केट लीडर्स के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, तो वो स्टॉक्स भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। करंटली वो सब कंपनीज का शायद बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट खास परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन ओवर द पीरियड वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल सकता है 5 से 10 साल के अंदर में। सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो आज हम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी सिखाएंगे कि उसको इंडस्ट्री रिसर्च किस तरह से करते हैं, और साथ साथ में आपको क्या क्या चीज इंडस्ट्री रिसर्च में कंसिडर करना चाहिए। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं तो आपको थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा, और इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, वो भी मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। भी इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, कोई भी चीज का अगर आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आता है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर रहते हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, अगर आपको उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना, तो आप डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा पहले वहां का ओवरऑल सिचुएशन कैसा है, वहां का जीडीपी कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कैसा है, मतलब सब कुछ फेवरेबल है कि नहीं उस बिजनेस के लिए। अगर एनवायरमेंट ही बेहतर ना हो, तो चांसेस है कि वो कंपनीज का बिजनेस या वो इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं करेगा, अगर फेवरेबल पॉलिसी नहीं होगा। राइट, तो इसके लिए सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डू इंडस्ट्री रिसर्च। तो सबसे पहला आता है जीडीपी। किसी भी कंट्री का सबसे पहले जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या फिर एक फंडामेंटल रिसर्चर हो, वो ऑब्जर्व करता है कि जीडीपी फिलहाल उस देश का कितना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, जीडीपी इंडिया का 2021 will be the first time in 41 years that annual GDP growth will be negative, मतलब -7.7% के आसपास एस्टिमेट है एनएसओ के हिसाब से। मतलब अभी तक जो 41 इयर्स के बाद ये नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप 1992 से बाद का देखोगे तो जीडीपी का जो वैल्यू है वो अराउंड कहूं तो लगभग 6 to 8% के आसपास रेंज में चल रहा है, कभी कभी 5.5% के आसपास आ गया। अब ये जीडीपी तो होता क्या है, मतलब ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस देश में बनते और बिकते उसका वैल्यू। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंट्री है, जस्ट एग्जांपल XYZ कंट्री है, और वो 10 बॉटल मैन्युफैक्चर करता है, क्योंकि 10 बॉटल का डिमांड है, तो एक बॉटल की कीमत वो 10 रुपए रखते हैं, तो 10 into 10 करेंगे तो कितना होता है 100। जो 100 आया है वो एब्सोल्यूट टर्म में वो कह सकते हैं आप जीडीपी। राइट, अगर इन केस वो जो डिमांड कम हो जाता, अगर वो कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर वो देश सिर्फ 7 ही बॉटल मैन्युफैक्चर करता है ड्यू टू करंट लॉकडाउन, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, राइट, सो जीडीपी डिक्लाइन हुआ, मतलब 7 ही बॉटल मैन्युफैक्चर करते, एक बॉटल का कॉस्ट कितना रखा था उन्होंने 10 रुपीज, तो 10 into 7 करेंगे तो 70, मतलब जीडीपी डिक्लाइन बाय 30%। तो इसी तरीके से आपने लॉकडाउन के टाइम देखा था -23% से डिक्लाइन होना, मतलब उस टाइम पे लॉकडाउन की वजह से लोग ना बाइंग कर रहे थे, ना सेलिंग कर रहे थे, ना पैसा सर्कुलेट हो रहा था। ओवरऑल जो जीडीपी का जो ग्रोथ है या फोरकास्ट है आने वाले वक्त में, आप यहाँ पे देख सकते हो आईएमएफ ने -10.3 करके रखा है, ओईसीडी, ये सब बड़े बड़े बॉडीज हैं, मतलब रिसर्च हाउसेस है, ये आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, ये सारे के सारे लोग ने फोरकास्ट किया है कि आने वाले वक्त में इंडिया का जीडीपी कैसा रहेगा, मतलब थोड़ा सा डाउन देखने को मिल सकता है। सो ये चीज आपको नोटिस करना है कि उस टाइम पे जीडीपी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा, लोग मतलब स्पेंड नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, मतलब वो देश ग्रो नहीं हो रहा है। अभी के टाइम पे जो जीडीपी का वैल्यू अराउंड
$8-7 ट्रिलियन के आसपास है और हमारा सपना है कि $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने का। तो अगर ये इंक्रीज होता है मतलब जीडीपी के अंदर पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। तो ये चीज देखो तो फिलहाल आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल जीडीपी डाउन है इंडिया का। सेकंड हम बात करते हैं, जो सेकंड इंडिकेटर इंपॉर्टेंट होता है वो है इन्फ्लेशन। सो यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बाइक परचेस करना है अभी के टाइम पे और आपके पास 95,000 रुपीज के हैं और आप चाहते हो कि अगले साल तक वो आपका 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपए का बाइक है 1 लाख रुपया हो जाए, आप क्या करते हो 95,000 रुपीज किसी बैंक में जाकर के डिपॉजिट कर देते हो एफडी पे 5% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। तो 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपया मिल जाता है, आप चाहते हो बाइक परचेस करने के लिए। सो वो दुकान वाला बोलता है होलसेलर कि सर जी अब जो आप बाइक आपको 1 लाख में नहीं आपको 1,07,000 रुपए मिलेगा। मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से आपने वो बाइक को परचेस नहीं किया। जब परचेस नहीं किया तो वो जो पैसा जो सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में सर्कुलेट होने वाला था वो सर्कुलेट नहीं, उससे क्या होगा? जीडीपी पे फर्क पड़ता है। सो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन 7% सिर्फ बाइक का प्राइस इंक्रीज हुआ, मतलब ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो भी गुड्स एंड सोल्ड है इंडिया में उसका ऑन एन एवरेज जो इन्फ्लेशन है 5% से बढ़ा है। अभी के टाइम पे जो फिलहाल जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है 7.03% के आसपास है। ये फरवरी का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 जो रेड वाला लाइन दिख रहा है आपको ये 5.05% के आसपास इंटर एफडी का रेट मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है। सो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे जिसमें अगर वो एफडी में अगर आप डालोगे तो आपका पैसा डिटोरिएट हो रहा है। आप 100 रुपीज डालोगे 1 साल के बाद 105 रुपए मिलेगा, उसके ऊपर 2% आपको टैक्स भी लगेगा तो 103 रुपए, ऊपर से इन्फ्लेशन कितना है? 5%। तो आपको देखना है उस देश का फिलहाल इन्फ्लेशन रेट कितना है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग सामान बाय नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो जीडीपी इंक्रीज कहां से होगा? सो उसको सरकार को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट यूज करना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे और इंडिकेटर देख सकते हो आईआईपी। आईआईपी क्या होता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, जो भी इस देश में प्रोड्यूस होते हैं ओवरऑल कितने पे मतलब अभी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे कि इंक्रीज हो रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइन में अप्रैल में -60% के आसपास पहुंच गया, मतलब जो भी 100% प्रोडक्शन होता था कंट्री में वो 60% से डिक्लाइन हुआ। अब जाकर के फरवरी में 7.8% पॉजिटिव देखने मिल रहा है, मतलब कि जो आईआईपी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब अभी के टाइम पे थोड़ा सा एक्टिविटी इंक्रीज हुआ लेकिन लॉकडाउन फिर से लगने की वजह से फिर से ये इंडेक्स मेरे ख्याल से नीचे जा सकता है। तो इसके लिए आपको देखना है फिलहाल उस देश का सिचुएशन कैसा है, राइट। सेकंड हम ऑब्जर्व करेंगे रेपो रेट। रेपो रेट क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टर हूँ, राइट, मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे देखना है वहां पे रेपो रेट ये क्या है। रेपो रेट होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक हो, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, ये बैंक क्या करती है? पैसा थर्ड पार्टी को लोन देती है लेकिन खुद से पैसा प्रिंट तो नहीं करती है, राइट। वो भी कहीं से बोरो करते हैं बॉन्ड के रूप में, एनसीडी के रूप में, या जो भी तरीका उनका वो करते हैं। सबसे पहले लेकिन जो पैसा आता है वो आरबीआई की तरफ से आता है। रेपो रेट, रेपो रेट मतलब जब आरबीआई कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है, मतलब अगर बैंक को पैसा लेना आरबीआई से तो आरबीआई अभी के टाइम पे आप देख सकते हो लास्ट 1 2 3 4 5 लास्ट 5 कंटिन्यूस सेशन से अगर हम बात करें क्वार्टर से 4% के आसपास इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई पैसा दे रही है बैंक को। मतलब अगर मैं एसबीआई है, मैं एसबीआई जाकर के अगर आरबीआई से पैसा लेना है तो 5% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अगर बैंक को 4% सस्ते दर पे अगर इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो बैंक भी थर्ड पार्टी को सस्ते रेट पे दे पाएगी, राइट। मतलब अभी के टाइम पे आपने होम लोन में देखा रहेगा ग्रोथ काफी ज्यादा है। 7% पे होम लोन क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि अभी के टाइम पे रेपो रेट कम है, 4% के आसपास है। 4% कम होने की वजह से बैंक को सस्ते दर पे मिल रहा है, सो बैंक थर्ड पार्टी को सस्ते दर पे दे पा रही 7% के आसपास, राइट। इससे क्या होता है? आपका हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर हो गया, आपका बैंकिंग स्टॉक्स हो गया, आपका एनबीएफसी स्टॉक हो गया, आपका एचएफसी स्टॉक है, सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर जाएंगे क्योंकि उस टाइम पे लोग होम का सेल इंक्रीज हो रहा है, लोग ज्यादा ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन ले रहे क्योंकि सस्ते दर पे इंटरेस्ट रेट पे मिला है। सडनली आरबीआई कहता है वी आर इंक्रीजिंग आवर रेपो रेट फ्रॉम 4% टू 5.5%। इसका मतलब क्या? अब बैंक को सस्ते दर पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। सस्ते दर पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा तो बैंक थर्ड पार्टी को 7% इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नहीं दे पाएगी। अब उनको वो कम से कम 8% 10% के आसपास देगी। मतलब पहले 100 लोग लोन लेने आते थे, अब 70 लोग ही लोन लेने आएंगे। तो क्योंकि उनका डिमांड को मानो कितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, तो उस हिसाब से जो सरकार है सिस्टम के अंदर में लिक्विडिटी का जो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होता है तो दो रीजन है, या तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, या लोगों के पास पैसा या फिर ओवरऑल प्रोडक्ट का दाम है वो भी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। तो सरकार को रेपो रेट उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अभी जिस सिचुएशन में सरकार क्या कर रही है? लिक्विडिटी पोजीशन बनाने का कोशिश कर रही है उस टाइम पे कि सिस्टम में पैसा बना रहे, सो दैट
वो सिस्टम चलता रहे। अगर जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, मार्केट में पैसा कम आना चालू हो जाएगा, स्टॉक मार्केट के अंदर में करेक्शन हो सकता है। ऐसा आपको देखना चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखना चाहिए? अब जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ अभी के टाइम पे, फिलहाल हम इंडिया में रह रहे हैं, राइट? इंडिया में अगर मैं रह रहा हूँ तो अभी के टाइम पे जो इंडिया का इंडियन डेमोग्राफिक है, इंडियन डेमोग्राफी मतलब अभी के टाइम पे 60 के एज में कितने परसेंटेज लोग आते हैं, 40 के एज में कितने परसेंटेज लोग आते हैं, उससे हमको मालूम पड़ता है कि आने वाले वक्त में क्या फायदा हो सकता है। हम लेबर कॉस्ट जो हमारा काफी कम है, हमारा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी काफी कम है। तो इंडियन डेमोग्राफी की अगर बात करें 2018 के हिसाब से, हमारा जो आबादी अभी के टाइम पे 1.35 बिलियन के आसपास है, मतलब 130 करोड़ की आबादी हमारे देश में, मतलब अगर लिस्टेड देगा, अदरवाइज 150 करोड़ के आसपास तो डेफिनेटली होगा, राइट? अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं 2018 में 15 अंडर 15 की अगर हम बात करें तो 26% के आसपास है। 15 टू 29 के एज के बीच ग्रुप में बात करें तो 25.9% है। 30 टू 44 की अगर बात करें 21.8%। मतलब ओवरऑल इस देश का ऐसा सिचुएशन है कि यूथ सबसे ज्यादा है, मतलब अराउंड कहूं तो 55 से 60% के आसपास इंडिया में यूथ है। ये सबसे बेस्ट होता है किसी भी कंट्री के लिए, राइट? लेकिन अगर वो यूथ अगर यूजफुल ना हो तो एकदम वेस्ट है। तो अभी के टाइम पे काफी ज्यादा यूथ है, इसके लिए ज्यादा ज्यादा आईटी कंपनीज आउटसोर्सिंग यहाँ से करती है, क्योंकि बहुत सारे यूथ है, जॉब ज्यादा ज्यादा क्रिएट होगा, ज्यादा ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा ज्यादा काम करने वाले। बूढ़े लोग कम है, बूढ़े लोग यहाँ पे आप देख सकते हो 60-74 में 7.9%, 1.8%, 0.3%। तो ये चीज जितना कम होगा उतना उस कंट्री के लिए बेहतर। मतलब ये एकदम फेवरेबल सिचुएशन है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने के लिए इंडिया में, क्योंकि इतने सारे यूथ अवेलेबल है जो कि किसी भी कंट्री को लॉन्ग टर्म में ग्रो, उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्कीम्स लाने पड़ते हैं सो दैट वो जॉब और ये सब प्रोवाइड कर सके, राइट? सेकंड चीज आता है आपका पॉपुलेशन फोरकास्ट। मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा? पॉपुलेशन अभी के टाइम पे अगर इंक्रीज होगा तो बहुत सारा आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकता है, आपका एफएमसीजी कंजम्पशन है वो सब इंक्रीज हो जाएगा, पेंट का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, घर का कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा, हर एक चीज इंक्रीज होगा, राइट? अभी के टाइम पे 2022 में फोरकास्ट है कि हम चाइना को ओवरटेक कर लेंगे, राइट? ओवरटेक मतलब चाइना जो अभी के टाइम पे जो भी चल रहा है उससे ज्यादा हम उसको ग्रोथ करने वाले। और चाइना यहाँ पे दिखा रहा है कि 2030 तक वो उतना कंसिस्टेंट ही रहने वाले, लेकिन हम तो पार करने वाले 1.5 बिलियन लोगों के, मतलब 150 करोड़ लोगों के लगभग। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, आपका हर एक सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब जॉब चाहिए या फिर घर चाहिए रहने के लिए, तो हर एक चीज ग्रोथ होगा। मतलब साफ साफ नजर आ रहा है ये सब चीज भी एक तरह से हेल्प करने वाले हैं, राइट? उसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो मतलब ओवरऑल जीडीपी का वैल्यू डिवाइड बाय अगर कंट्री का पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो पर कैपिटा इनकम आता है। मतलब अभी के टाइम पे एक घर के अंदर में यूएसडी डॉलर के हिसाब से देखें तो 2021 में $1947 के आसपास, मतलब लगभग कहूं तो 1,90,000 रुपए के आसपास पर कैपिटा इनकम है हमारे देश का। अगर जब तक पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं होता है तब तक आपका कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 2020 के बाद पर कैपिटा कंजम्पशन नीचे जा रहा है, पर कैपिटा इनकम नीचे जा रहा है। मतलब लोगों का जो अर्निंग कैपेसिटी है या पर कैपिटा इनकम में पहले 2 लाख रुपए होता था, वो 1,80,000 हो गया, राइट? मतलब 20,000 रुपए की कमी हो गई। मतलब जो वो खरीदना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते वो खरीद नहीं पाएंगे, एक्सपेंड ना कर पाएंगे, राइट? तो आपको देखना यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है 2015 से लेकर के 2020 तक कंटिन्यूसली पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है। मतलब एक फेवरेबल सिचुएशन है कोई भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये सारा का सारा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है क्या इतने सारे लोग हैं, इतने सारे 60% यूथ है, क्या जॉब प्रोवाइड कर पाएंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट डेटा, इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन आफ्टर कोविड-19 शॉक। ठीक है, तो बीच में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हमारे देश में अराउंड, टू बी फ्रैंक आई डो, यहाँ पे आप देख सकते हो 8.5% के आसपास जून में पहुंच चुका था, जो बीच में 25% के आसपास था कोविड-19 में। मतलब बहुत सारे लोगों का जॉब चले गया। मतलब अगर 100% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे उसमें से 25% लोगों का जॉब चले गया था। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, मतलब मेरी जॉब अगर चली जाती है, तो मैंने अगर फॉर एग्जांपल होम लोन लिया रहेगा, एजुकेशन लोन लिया रहेगा, तो मैं टाइम पे ईएमआई पे नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम पे ये नहीं दूंगा, पैसा नहीं रीपे कर पाऊंगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? बैंक के अंदर में एनपीए इंक्रीज होगा। जब बैंक का एनपीए इंक्रीज होगा तो बैंक के पास पैसा नहीं आएगा, तो बैंक थर्ड पार्टी को लोन कहां से देगा? जब लोन नहीं देगा तो सिस्टम में पैसा कहां आएगा, लिक्विडिटी कहां से होगा? इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी आपको देखना चाहिए। तो ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो साफ साफ शो करे अभी के टाइम पे सिचुएशन इतना खास नहीं है इंडिया में,
लेकिन यहाँ पे पर कैपिटा इनकम धीरे-धीरे लॉन्ग टर्म में ग्रो देखने को मिल सकता है। जीडीपी 10 साल में ग्रो हो जाएगा डेफिनिटली अगर ये सिचुएशन हटा जाए। तो ओवरऑल सिचुएशन अभी के टाइम पे को तो न्यूट्रल देखने को मिल रहा है। इतना सारा एनालिसिस करने के बाद एक चीज और रह जाता है कि अगर जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे रन कर रही है तो हमारे यहाँ देश में कॉर्पोरेट टैक्स कितना है और मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कितना पे करते हैं। अभी के टाइम पे सरकार ने 2018 में काफी अच्छा मूव लिया था, जो कि चाइना को एक तरह से बीट करने के लिए, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हब है, आपको मालूम है 57% के आसपास चाइना में स्टील पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वही प्रोड्यूस होता है। केमिकल, स्पेशली केमिकल से मार्केट लीडर था, लेकिन अभी इन्वायरमेंटल क्रैकडाउन की वजह से डाउन चल रहा है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना चाहिए, कोई भी हाउ टू डू इंडस्ट्री रिसर्च में ये सब चीज आता है, राइट। यहाँ पे इंडिया का आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25.17% के आसपास है। मतलब ओवरऑल ब्राजील का 34, मतलब जितना ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा उतनी दूसरी बाहर की कंपनीज आकर के इंडिया में सेटअप करेगी। आप देख सकते हैं मॉरिशस, हांगकांग, ये लोग का जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है काफी कम है, तो वहां पे कंपनी जाकर के सेटअप करना चाहती है। लेकिन वहां पे क्या फेवरेबल इन्वायरमेंट है, क्या वहां पे डेमोग्राफिक बेहतर है, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक बेहतर है, पॉपुलेशन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा है, तो जिसके वजह से कंपनीज को काफी सस्ते दर पे लेबर मिल जाता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कहूँ तो एकदम फिजिबल है। चाइना का 25% के आसपास है और हमारा 25.17% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा मूव है। एवरेज रेट आप देख सकते हो पूरा ग्लोबली 23.79 का है, राइट। मतलब फेवरेबल है और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रिप्लेस after maybe 10 years down the line in some of the fact like manufacturing हो जाए, स्पेशलिटी में हो जाए, स्टील में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ सेक्टर में हम चाइना को डेफिनेटली बीट कर पाएंगे ड्यू टू दिस फेवरेबल पॉलिसी। और साथ साथ में आप ये भी देख सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टैक्स अराउंड 20% या 17% के आसपास कर दिया गया था टिल मार्च, जिसके वजह से बहुत सारी कंपनीज आकर के सेटअप करी, जैसे कि एप्पल आपने सुना रहेगा, और सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी कंपोनेंट्स हम बाहर से लाते हैं, सोलर पैनल ये सब, तो सारी कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, जिससे हमारा देश जो मेक इन इंडिया की बात करें वो एक फेवरेबल सिचुएशन दिख रहा है। मतलब जितना भी चेंजेस किया है, स्ट्रक्चरल पॉलिसी, ये सब लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होगा। तो इस तरह से आप इंडस्ट्री रिसर्च करते हो, राइट। अब मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री रिसर्च कर दिया, सब कुछ फेवरेबल है। अब बात करते हैं कि वो सेक्टर इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स का कैसा है, राइट। उसके लिए आपको ग्लोबली देखना पड़ेगा और इंडिया में भी देखना पड़ेगा कैसा है। यहाँ पे आप देखो, रीड कर सकते हो ओवरव्यू। द ग्लोबल केमिकल मार्केट स्टूड एट $4 ट्रिलियन इन 2019, जिसमें अगर हम बात करें मतलब 2019 में जो ओवरऑल ग्लोबल केमिकल का मार्केट है, जो केमिकल इंडस्ट्री है, $4 ट्रिलियन के आसपास है, जिसके अंदर में कमोडिटी केमिकल्स की बात करें, बल्क केमिकल्स हो गया, एग्रो केमिकल्स हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, फर्टिलाइजर, ये जो पूरा का पूरा केमिकल सेगमेंट है अराउंड 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरे इसमें अगर हम बात करें तो। और बाकी का 20% है ग्लोबल जो है वो स्पेशलिटी केमिकल्स में आता है। स्पेशलिटी केमिकल्स रिसेंटली कहूं तो उसका इवोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो स्टार्ट हुआ है। 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब लगभग अगर 20% चार का निकालो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने पे अभी फिलहाल है। गिवन द स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी विद इन अ करंट एंड इमर्जिंग एप्लीकेशन, अभी के टाइम पे जो एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो $870 बिलियन इन 2022। अभी के मतलब 2020 में ये मार्केट जो ओवरऑल पूरे ग्लोबली बात करें स्पेशलिटी केमिकल्स का $870 बिलियन के आसपास है, और 2022 तक ये $970 बिलियन के आसपास पहुंच सकता है। कहां पे एस्टिमेट है कि $1.1 ट्रिलियन के आसपास भी स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट पहुंच सकता है। तो ये क्यों पहुंचेगा वो पूरा का पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, अगर इंडियन केमिकल कंपनीज की बात करूं, मोर देन 80,000 कमर्शियल प्रोडक्ट्स इन केमिकल, ड्यू टू विच मतलब 80,000 प्लस कमर्शियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केमिकल सेगमेंट में। उसमें से एक्सटेंसिवली उन्होंने काफी डाइवर्सिफाइड करके रखा है। डाइवर्सिफाइड मतलब क्या, उनका स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करते हैं, एग्रो केमिकल्स में डील करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में डील करते हैं, पॉलीमर्स में, फर्टिलाइजर में, बल्क केमिकल्स में, बेसिक केमिकल्स में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, डिफरेंट टाइप्स। और जितना ज्यादा आपके पास वैरायटी होगा, मतलब कोई दुकानदार है उसके पास अगर दो ही सामान है तो लोग नहीं आएंगे, मतलब वो दो लोग ढूंढ ढूंढ के मिलेंगे। अगर उनके पास 1000 सामान है तो कोई भी अगर तो वो सामान वहां मिल जाएगा। तो उसी तरह इंडिया में अराउंड 80,000 प्लस कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स, फर्टिलाइजर, हर एक सेगमेंट के लिए वो केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो इंडियन केमिकल सेगमेंट, यहाँ पे 2019 के कंसेंसस के हिसाब से, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडिया का सिचुएशन कैसा है। बल्क केमिकल 26%, जो पहले जो केमिकल्स जो हजार्डस केमिकल या लेस कहूं तो हजार्डस वो है। पेट्रोकेमिकल्स कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्पेशलिटी केमिकल्स 20%, पेट्रोकेमिकल 20%, फर्टिलाइजर 15%। कृषि योग्य हमारा कंट्री है, राइट, एक एग्रीकल्चर भी सबसे ज्यादा
फेमस है हमारी कंट्री, फर्टिलाइजर या बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोकेमिकल्स, यहाँ पे साफ साफ नजर आता है। तो हमारा आज फोकस है स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडियन केमिकल इंडस्ट्री, सिर्फ इंडिया केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो 2019 में 178 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब पूरे वर्ल्ड का कहूं तो 16% के आसपास पूरे वर्ल्ड का हम अकेला कंट्रीब्यूट करते पूरे प्रोडक्शन का 2019, एंड एक्सपेक्टेड टू 304 बिलियन डॉलर बाय 2025। मतलब 2025 तक ये जो ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री है 304 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकते हैं। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें 9.3%। द डिमांड फॉर केमिकल इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड बाय 9% पर annum। अब जो डिमांड है केमिकल्स का वो 9% से इंक्रीज हो सकता है। और स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें इंडिया में तो 22% कॉन्स्टिट्यूट करता है अभी के टाइम। स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 32 बिलियन डॉलर के आसपास है, और चांसेस है 2023 तक कम से कम ये 54 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा, अगर 10 से 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर ग्रो होता है। तो ये चीज आपको नोटिस करना है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का ग्रोथ देखने मिलने वाला है, राइट। अब बात करते हैं कि इसका इवोल्यूशन, स्पेशलिटी केमिकल्स अचानक से आया कहां से। पहले लोग बल्क केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स में डील करते, सडनली ये क्यों आ गया, राइट। सो यहाँ पे इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ड्रिवन बाय इनोवेशन एंड एक्सपांडिंग यूजिंग सेवरल इमर्जिंग एरियाज, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन स्पेशलिटी केमिकल्स वर इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड इन डेवलप्ड रीजन लाइक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान। मतलब स्टार्टिंग में जो आपका जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो सिर्फ सेवरल, मतलब जहाँ पे इमर्जिंग एरिया जैसे कि आपका और डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, वहां पे स्पेशलिटी केमिकल का कंजम्पशन होता है। लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा इनोवेशंस पे फोकस करना पड़ता था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफी फोकस करना पड़ता था, और कुछ कुछ एरियाज में जहां यूज करते थे उसके लिए, सब चीज के लिए वो यूज नहीं करते थे। लेकिन विद ट्रेड लिबरलाइजेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री बिगन प्रोलिफरेटिंग द डेवलपिंग इकोनॉमीज। मतलब अभी के टाइम पे लेकिन जो ट्रेड पॉलिसीज है उसके वजह से वो यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट होना, वहां होना, उसके वजह से एक तरह से तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्री, हर एक चीज जो डेवलपिंग कंट्रीज उनको भी स्पेशलिटी केमिकल्स का जरूरत लगने लगा। स्पेशलिटी केमिकल्स होता क्या वो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। सो चाइना, उसके बाद अगर हम बात करें 2008 के बाद चाइना काफी फास्टर टर्म में ग्रोथ हुआ था। चाइना इमर्ज एंड लीड्स इन प्रोड्यूसर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स एडेड बाय इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपको मालूम है सबसे ज्यादा मिनरल्स और ये सब चाइना में ही पाया जाता है, इसके वजह से वो कंट्री एकदम रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स आल्सो। सो वो कंट्री इसके लिए ग्रो हुआ। 2008 के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंडिया का सिचुएशन तो डाउन था, लेकिन वी हैड अ गुड कैपेसिटी एवरीथिंग, बट वी कुडंट बीट देम उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे उनके पास चीप लेबर, कैपिटल, अच्छा साइज एंड यूज मार्केट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। उस टाइम पे पूरा का पूरा जो सपोर्ट है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती थी उस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए, रॉ मटेरियल्स भी अच्छा खासा मिल रहा था, चीप लेबर मिल रहा था। तो चाइना एक इमर्ज प्लेयर बन गया स्पेशलिटी केमिकल्स में पूरे वर्ल्ड में। However, with increase on safety, health and environmental stipulation worldwide, stricter enforcement led the disruption in supply chain that was substantially dependent on the China। मतलब अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो जो सेफ्टी हो गया, हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट, एवरी अक्रॉस द वर्ल्ड वो उस पर ज्यादा फोकस करने लगे, क्योंकि केमिकल काफी हार्मफुल सब्सटेंस होता है। तो उसके वजह से सप्लाई चेन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, और वहां की गवर्नमेंट ने, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, वहां पे भी थोड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म लेकर के आया। फर्दर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ चाइनीज करेंसी, rising labor cost and reduction of government subsidy eroded the competitive advantage। So recently वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज को शट डाउन कर दी है। रिसेंटली अगर हम बात करो 2015 के बाद उन्होंने ये एक्शन लिया था। सो और साथ साथ में उनका जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा था, गवर्नमेंट सब्सिडीज था वो एकदम कम करते आ रहे थे, जिसकी वजह से चाइना का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था वो एक तरह से हट गया। तो उसकी वजह से अभी क्या हो रहा है, चाइनीज गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग कंसोलिडेशन इन इंडस्ट्रीज, शिफ्ट अवे फ्रॉम हाई क्वालिटी लोअर एंड सेगमेंट। सो पूरा का पूरा अभी के टाइम पे जो सरकार है वहां की चाइनीज गवर्नमेंट, वो पूरा का पूरा वहां के मतलब जो पॉल्यूशन जो क्रिएट हो रहा था उस इंडस्ट्री की वजह से वो कंसोलिडेशन फेस में डाल, मतलब उस इंडस्ट्री को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे ड्यू टू दिस सिचुएशन, हाई पॉल्यूशन की वजह से और लोअर एंड सेगमेंट की वजह से, राइट। सो इसके वजह से एक तरह से डिमांड देखने को मिलेगा दूसरी कंट्रीज में, वो अभी भी हम बात करेंगे। Because supply chain disruption uncertain China, global players are looking at diversifying their sourcing, and India offers a strong alternative with a comparable scale, technology, raw materials, supporting government policy। तो ये सारा का सारा नजर आ रहा है। मतलब अगर चाइना में सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है, सरकार अगर वो पॉलिसी लेकर के आता है, वो सारा का सारा चीज बंद करता है, वहां पे अराउंड 40% फैक्ट्रीज शट डाउन होती है, तो जो कंपनी से वो बिजनेस बंद तो नहीं कर देंगे, तो
यूरोप हो गया, आपका जापान, आपका यूरोप हो गया, आपका अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, जो भी डेवलप नेशन है वो एक अल्टरनेटिव ढूंढेगी, एंड वी आर दोज अल्टरनेटिव। टू बी फ्रैंक, वी हैव अ वेरी गुड लार्ज स्केल पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स भी हमारे पास अवेलेबल है, साथ साथ में गवर्नमेंट बहुत सारा हमको अभी के टाइम पे सपोर्ट करिए इस इंडस्ट्री को, जिसके वजह से ये ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री साइज। अगर हम बात करें 2025 में कितना ग्लोबली, अगर बात करें तो ग्लोबली मैंने आपको कहा कि 1.17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता है स्पेशलिटी केमिकल्स का, मतलब इस सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मतलब जस्ट देख रहे हो 5 साल या 10 साल के अंदर में सीधा डबल हो जाएगा 10 साल के अंदर में, और आने वाले वक्त में तो और ज्यादा ग्रोथ होगा। ग्लोबल शेयर अगर कंपनीज की बात करें इन स्पेशलिटी केमिकल्स, चाइना 25% के आसपास अकेला प्रोड्यूस करता है स्पेशलिटी केमिकल्स ग्लोबली की बात करें। दूसरे नंबर पे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद आता है वेस्टर्न यूरोप, फिर अदर कंट्रीज, फिर जापान और इंडिया। आप देखते हो स्पेशलिटी केमिकल्स में सिर्फ 3% प्रोड्यूस कर रहा है ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर हम बात करें, राइट। पूरा मैं केमिकल्स की बात नहीं, केमिकल सेगमेंट में पूरा 16% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू प्रोड्यूस स्पेशलिटी केमिकल्स ड्यू टू ऑल दोस कॉर्पोरेट टैक्स, रेपो रेट, डेमोग्राफी, पर कैपिटा इनकम, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, तो हर एक फैक्टर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखो स्पेशलिटी केमिकल्स एक्चुअली होता क्या है, वो चीज समझना जरूरी है। स्पेशलिटी केमिकल्स कॉम्प्राइज high value, low volume chemicals that are recognized for their performance in enhancing end use application across several verticals। तो स्पेशलिटी केमिकल्स कहूँ तो काफी हाई वॉल जो रहता है, काफी कम वॉल्यूम में प्रोड्यूस किया जाता है, और क्योंकि इसका जो वैल्यू टर्म में बात करें, पैसे के टर्म में, तो काफी महंगा बिकता है, और कुछ कुछ मतलब सब्स्टिट्यूट के लिए यूज किया जाता है, जहां पे भी एंड एप्लीकेशन है वो हम आगे देखेंगे एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में यूज होता है। सो दीज केमिकल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और ये ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जो आपको पहले जब केमिकल्स मिलता है तो डायरेक्टली खरीद लेते हैं, अब आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके देते हैं, इसके लिए उसको स्पेशलिटी केमिकल्स कहते हैं, रादर देन कंपोजिशन, ड्राइविंग हायर डिग्री ऑफ वैल्यू एडिशन अक्रॉस द फाइनल प्रोडक्ट। कहाँ कहाँ यूज होता है स्पेशलिटी केमिकल्स? एग्रोकेमिकल्स के अंदर आप बना सकते हो ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, पॉलीमर, एडिटिव, वाटर केमिकल्स, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, सर्फेक्टेंट, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंस, डाइज, पिगमेंट, सो मेनी थिंग्स। मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज को आप एक तरह से को तो कैटर कर सकते हो, मतलब इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो इनका यूजेस आप एग्रीकल्चर में देख सकते हो, फर्टिलाइजर्स के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन एप्लीकेशन के लिए, पॉलीमर्स एंड एडिटिव्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, एयरक्राफ्ट हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट में, हाउसिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में, सीलेंट, कोटिंग, पेंट्स एंड प्लास्टिक, कंज्यूमर गुड्स, परफ्यूम, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल। सो यहाँ से अगर लोगों का पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज होता है, मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है, तो अच्छा अच्छा पेंट खरीदेंगे, एशियन पेंट खरीदेंगे, अनऑर्गेनाइज प्लेयर का नहीं खरीदेंगे, मतलब वहाँ पे क्या स्पेशलिटी केमिकल्स का यूज होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, आप जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंडिया में अभी के टाइम पे ग्रोथ होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार 1.9 जो लाख करोड़ के आसपास खर्चा करने वाली है। तो हर एक फर्टिलाइजर की बात करें या आपका यूपीएल स्टॉक हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, हर एक चीज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली स्पेशलिटी केमिकल्स वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी के टाइम पे काफी कम है, राइट। उसके बाद आप देखोगे स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट बाय सेगमेंट, मतलब कहाँ से सबसे ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनता है, तो कौन से सेगमेंट के लिए सबसे ज्यादा बनता है। एग्रो केमिकल्स के लिए बनता है, मतलब एग्रो केमिकल्स मतलब यूपीएल और कोरोमंडल इंटरनेशनल, दोज आर वेरी जायंट लीडर इनटू एग्रो केमिकल्स के, इसमें डील करते हैं। तो उनको स्पेशलिटी केमिकल कौन प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। डाइज एंड पिगमेंट कौन सी कंपनी करती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे देख सकते हो 22.2% एग्रो केमिकल्स के बाद। उसके बाद आता है फंक्शन इंग्रेडिएंट, सब्सटेंट हो गया, बेसिक इंग्रेडिएंट, टेक्सटाइल, पॉलीमर, कंस्ट्रक्शन, वाटर एक्सेट्रा में स्पेशलिटी केमिकल्स का यूज करते हो सबसे ज्यादा। आप देख सकते हो लगभग 50% के आसपास पूरा डाइस, पिगमेंट और एग्रोकेमिकल्स में ही यूज किया जाता है, राइट। अब इसका जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कि क्यों ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकता है, उसका भी जवाब देना जरूरी है। तो इस तरह से आप इंडस्ट्री रिसर्च करते हो, किसी भी इंडस्ट्री को एनालिसिस करना, तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए। So सबसे पहला आता है growing urbanization and rising middle class. Urbanization lead to pent up demand for construction material, which in turn drive demands for specific various related industry, including paints and coating. कंस्ट्रक्शन का डिमांड इंक्रीज होता है, अर्बनाइजेशन पे काफी फोकस होता है, स्मार्ट सिटीज बनाने की बात करते हैं 300, तो डेफिनेटली ये सब चीज में काफी ग्रोथ दिखने मिलेगा, मटेरियल्स के कंजम्पशन में, पेंट्स में, कोटिंग में, तो वहां पे स्पेशलिटी केमिकल्स यूज होता है, मतलब इस सेक्टर को काफी फायदा होने वाला है। साथ साथ में अर्बनाइजेशन लीड्स टू, मतलब अगर आपके पास घर आ गया, सब कुछ आ गया, साथ साथ में योर जो लाइफस्टाइल इज आल्सो चेंजिंग, राइट। सो राइज इन कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं, फूड,
फ्यूल इंडस्ट्री टर्निंग बस टू डिमांड फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स। मतलब आपका ये जो कॉस्मेटिक हो गया, फूड हो गया, बेवरेज हो गया, वहां भी एक तरह से यूज किया जाता है डायजोपिगमेंट। तो आपका लाइफस्टाइल अगर पर कैपिटा इंजन अगर इंक्रीज होता है तो इससे भी आपको फायदा हो सकता है। तो ये एक पहला रीजन है। दूसरा रीजन डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आपको पता है स्पेशलिटी केमिकल्स आपका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में आता है, सो दैट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात करें, एंड consumer are increasingly become environment conscious and are focusing on responsible consumption of natural resource. So अभी के टाइम पे सब लोग natural resource environmental काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रेफरेंस फॉर दिस कंपनी मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू आपका जो बल्क केमिकल्स होता है, राइट। सो दैट इको फ्रेंडली आप यूज कर सको। थर्ड आपका बोले enhanced demand from end user, मतलब industries and increased demand end users such as paints, coating, textile, construction, food processing, personal care, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट। तो अभी के टाइम पे एंड यूजर मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 60, मतलब अगर 1.5 बिलियन अगर 2030 तक पहुंच जाता है, मतलब आबादी ग्रो हो रहा है, मतलब कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन इंक्रीज होगा डाइस पिगमेंट एग्रोकेमिकल्स में, कंस्ट्रक्शन बढ़ाएगा, घर हर किसी को चाहिए, टेक्सटाइल में ग्रोथ देखने में, कोटिंग्स में देखने को मिलेगा। सो सारा का सारा चीज आपने देखा, क्यों वो सारा चीज मैंने कंसिडर किया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम रहेगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, ये सब होगा, राइट। तो इसके लिए लॉन्ग टर्म में ये ग्रो हो सकता है। फोर्थ रीजन की बात करते हैं, increase domestic consumption. The penetration of specialty chemicals in India is currently lower, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 3% के आसपास as compared to developed nation like USA, UK। मतलब अभी काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल है, अराइजिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर फॉर बेटर प्रोडक्ट्स, इनहेंस डिमांड फॉर स्पेशलिटी केमिकल। अभी के टाइम पे लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे फोकस करें। अगर मैं कमाना ज्यादा चालू करता हूँ, पहले अगर मैं मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 10,000 थी, आज मेरी सैलरी अगर 50,000 हो जाती, सो आई वुड प्रेफर अ ब्रांडेड थिंग्स, राइट। आई वुड प्रेफर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो मुझे काफी सपोर्ट करे, मुझे हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो इसके लिए स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड आएगा। सो अभी 3% पे है, तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में 10% तक भी वी कैन रीच होप सो इन कमिंग 10 years। उसके बाद हायर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, द सप्लाई डिसरप्शन हैज आल्सो prompted domestic companies to reduce dependence on import। So अभी के टाइम पे जो सप्लाई डिसरप्शन की बात करें, चाइना एक तरह से शट 40% शट फैक्ट्री शट डाउन। सो सारे के सारे बड़े प्लेयर्स जो वहां से लाते थे अब इंडिया की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जो इंपोर्ट है, पहले हम इंडिया से भी जो बाहर से हम चाइना से करते थे वो सब चीज, वो भी इंपोर्ट करना बंद करेंगे। तो लोकल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उनको फायदा होगा। अब कौन कौन सी कंपनी को फायदा होगा वो भी बात करेंगे, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करता है। लॉजिस्टिक कॉस्ट डिक्रीज होगा और टाइमली अवेलेबल, मतलब हर किसी को टाइम पे मिल जाएगा, राइट। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, इस सेक्टर को किस तरह से ग्रोथ गवर्नमेंट दे रहा है। तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर एग्रोकेमिकल्स। अभी के टाइम पे आपको मालूम है पीएलआई स्कीम आया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड करने वाली है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एग्रोकेमिकल्स हो या फिर केमिकल सेक्टर्स के लिए प्रोवाइड करिए। जो भी ये कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनको हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, सो दैट हमारे जो डिपेंडेंसी है चाइना पे उस पर कम कर सके। दूसरा, इन बजट 2021 की बात करें, गवर्नमेंट अलोकेटेड 218 करोड़ फॉर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, मतलब केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के सरकार ने अराउंड 218 करोड़ के आसपास का बजट रखा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से भी आपको ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद आपका आता है एफडीआई, 100% एफडीआई अलाउड एज ऑन। अगर हम बात करें 2000 अप्रैल 2000 से, मतलब आज से 20 साल तक अगर बात करें सितंबर तक, तो 18.06 बिलियन डॉलर के आसपास एफडीआई आ चुका है। और अभी के टाइम पे 100% एफडीआई अलाउड कर दिया, जिसके वजह से इस सेक्टर में और ग्रोथ होगा। कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम है तो एफडीआई और ज्यादा होगा, तो उनको भी फायदा है क्योंकि बिजनेस ग्रोथ है। अब बात करते हैं कौन कौन सी मेजर कंपनी जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज, अल्काइल अमाइंस की बात कर रहे हैं 1600 से आज 8000 के ऊपर है फ्रेंड। सो जो भी कंपनीज यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, उसका डिटेल रिसर्च मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आरती इंडस्ट्री has de-risk portfolio that is multi product, multi geography, multi customer, multi industry। ये कंपनी का डिटेल रिसर्च अवेलेबल है। कंपनी के पास 200 से प्लस ज्यादा प्रोडक्ट है, 60 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है, बहुत सारे क्लाइंट्स है, 400 ग्लोबली क्लाइंट अवेलेबल है, और मल्टी इंडस्ट्री मतलब एग्रोकेमिकल्स के लिए भी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाते हैं। आपका जितने भी सेक्टर्स आते हैं यहाँ पे, जितने भी आपका स्पेशली पिगमेंट हो गया, पॉलीमर हो गया, या फिर फार्मास्यूटिकल्स हो गया, प्रिंटिंग इंक हो गया, डाइज हो गया, फ्यूल एडिटिव हो गया, एफएमसीजी हो गया, बेवरेज हो गया, सबके लिए कंट्री मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंटेल काफी ज्यादा प्रेजेंट है यूएसए, यूरोप, जापान, सब जगह पे, जिसके वजह से कंपनी एक प्लस पॉइंट है फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। क्योंकि आपको उन्हें सब बता दिया कि इंडस्ट्री रिसर्च कैसे करते हैं, उस इंडस्ट्री में ग्रोथ की और गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है, और कौन सी कंपनी आपको पिकअप करना चाहिए। सेकंड कंपनी विनती ऑर्गेनिक, जी हाँ, रिप्रेजेंट 65% ग्लोबल मार्केट शेयर इन आइसोब्यूटाइल बेंजीन एंड एटीबीएस, व्हाइल
Isobutylene represents 70% market share catered to sector like pharmaceuticals, water treatment, construction, emulsion, paint, agrochemicals, mining, paper, leather. इस कंपनी का भी डिटेल रिसर्च मेरे चैनल पे किया हुआ, पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सबका, तो आपको डिटेल मिल जाएगा। विनती ऑर्गेनिक्स बहुत ही अच्छी कंपनी, 65% ग्लोबल मार्केट शेयर आइसोब्यूटाइल बेंजीन में, जो आपका एनएलजीसी के सब के अंदर यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में। थर्ड अगर हम बात करें, सुदर्शन केमिकल के ऊपर में ज्यादा रिसर्च नहीं किया है, ये कंपनी 4th रैंक पे आती है। ये कंपनी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है क्या, पिगमेंट्स के लिए। 93% कंपनी का रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है और 50% बिजनेस को तो एक्सपोर्टिंग से आता है। डेफिनेटली डाइज और पिगमेंट का ग्रोथ होगा, बालों में या जो भी पिगमेंट की अगर हम बात करें वहां यूजेस इंक्रीज होगा तो इस कंपनी को फायदा होगा। फिफ्थ कंपनी अतुल लिमिटेड, मोस्टली फोकस ऑन एरोमेटिक्स विद 95% मार्केट शेयर इन PAI अराउंड 75। इस कंपनी पे डिटेल कवर करने वाला हूँ। हेल्थ केयर में होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है, सैनिटाइजर होता है। 40% बिजनेस फ्रॉम रेगुलेटेड मार्केट, 48% के आसपास बिजनेस रेगुलेटेड मार्केट, यूएस, यूरोप या जो भी नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यहाँ से आता है। तो इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म में काफी फायदा हो सकता है, उसके अंदर भी अच्छा खासा इनका मार्केट शेयर है। दूसरा दीपक नाइट्राइट, डोंट मिस दिस कंपनी, राइट, 750 से। इसका भी डिटेल रिसर्च मेरे चैनल पे मिल जाएगा। स्टॉक क्यों मल्टी बिगर बन सकता है, 5,000 तक क्यों पहुंच सकता है। Engaged in industrial intermediates and hold global market share around 60% in DASDA, used in manufacturing dyes में यूज होता है, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट में यूज होता है। इसका भी डिटेल रिसर्च आपको मिल जाएगा। तो ये कंपनी भी काफी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। और एक कंपनी आपका नवीन फ्लोरिन, जी हाँ, मैंने आपको ये 1600 पे रिकमेंड किया था। आज स्टॉक कहाँ से कहाँ चलेगा, तो सारे स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ और अच्छे चले जाते हैं क्योंकि इस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग फ्लोरिन एंड अटेन मार्केट 35% फ्लोरोकेमिकल्स में कंपनी का मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड में। 40 प्लस कमर्शियल प्रोडक्ट्स है जो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं, आपका फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा। एंड दिस प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर, साथ साथ में क्रॉप प्रोटेक्शन के यूज करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेडिसिन एंड एनहेंस द पावर बैटरी केमिकल्स। जो जो बैटरीज बनता है लिथियम आयन का, उसका जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद आता है आपका गैलेक्सी सर्फेंट। इस कंपनी का भी मैं फिलहाल रिसर्च कर रहा हूँ। has more than 1750 plus customers। इनके क्लाइंट्स बोले कोलगेट, डाबर, लॉरेल एक्सेट्रा। 80 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। 15% ग्लोबल मार्केट शेयर है फिनॉक्सीथिलीन में, which is used for manufacturing of soap और perfumes। तो परफ्यूम और ये सब तो एंगेज, ये सब तो लोग हर कोई यूज करता है, तो इसका डिमांड भी इंक्रीज होगा, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ग्रो होगा। सो ये सारे फैक्टर जिसके वजह से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिलता है, राइट। सो काफी डिटेल रिसर्च मैंने करके दिया है और आपसे आपको सिर्फ ऐसे ही कंटेंट मैं ट्राई करूंगा कि चैनल पे मिलता रहे, जिससे आपका नॉलेज भी ग्रो हो और साथ साथ में इंडस्ट्री रिसर्च कैसे करते हैं, उसके अंदर में कंपनीज कौन सी है, क्यों स्टॉक इंक्रीज होता है, क्यों नीचे जाता है, लोग तुरंत जो बाय करते हैं, उससे आपको नॉलेज अगर चाहिए तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे आपको 100% मिलेगा। सो अगर आपको स्टॉक एनालिसिस कोर्स ज्वाइन करना है, 9th बैच जो मेरा संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अभी तक 29 स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुके हैं, तो आप भी लीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।